को थोड़ा तैयारी को और बूस्ट अप कर देंगे, जो भी होगा उस हिसाब से देख करके। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज 4th सेशन है इस प्रैक्टिस का। इसमें सारा जो एक निचोड़ है बिल्कुल प्रीवियस ईयर से लेके, टॉपिक्स से लेके, सीटेट में बार बार आने वाले ऐसे क्वेश्चंस से लेकर के जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जुड़े हुए हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए रहेगा, आप एक बार देखिए। और सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना, थोड़ा सा जरूरी है इस समय पर, बहुत ही क्रूशियल टाइम है। हाँ, लाइट ऑफ एजुकेशन आप एनसीईआरटी को अगर फॉलो करेंगे तो गार्डनर के 8 आपको बुद्धि के सिद्धांत मिलेंगे। ऐसे तो 9 भी हैं, ऐसे तो 11 भी हैं, बट अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो अभी भी ऐड ही हो रहे हैं, गार्डनर अभी जिंदा है वैसे, हालांकि बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बट अगर हम बात करें तो 8 को हम एक स्टैंडर्ड कंसिडर करके चलते हैं एज पर एनसीईआरटी। ठीक, तो ये कह सकते हैं। ऐसे ही पसंद है, कंफर्टेबल रहता है आकांक्षा, और पहले माइक लगाना होता था यहाँ से तो वो और आसान रहता था, तो इसलिए, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर नर्चर समझा देना, समझा देंगे। स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। चलिए, अरे ग्रेट डॉली जी, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करें फिर। हाँ, मैथ्स का सेशन होपफुली आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्प भी मिलेगी उससे। MWF में करेंगे, आज मंडे था, वेडनेसडे को उदय सर की फिर से क्लास लगवा देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग आ ही चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सीलरेशन विद रेफरेंस टू, चुनिंदा क्वेश्चंस करेंगे बट अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन विद रेफरेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन मींस, मतलब कि जो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में त्वरण कह लीजिए या एक्सीलरेट करना, मतलब स्पीड को बढ़ा देना, ये कह सकते हैं एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेटर होता है आपकी बाइक और कार में, उसी तरीके से एक्सीलरेशन का एक प्रोसेस है गिफ्टेड बच्चों के लिए। इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है एक्सीलरेटिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ स्कोलास्टिक एक्टिविटीज, यानी विद्वान नहीं, स्कोलास्टिक एक्टिविटीज यानी शैक्षिक गतिविधियों का लेन देन तेज कर देना, यानी जो पेन पेपर टेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं उनको तेजी से बढ़ा देना, या फिर स्पीडिंग अप दी ट्रांजैक्शन ऑफ को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज, जो को करिकुलर सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो बाकी चीजें हो, उनको बढ़ा देना, या फिर सी ऑप्शन, प्रमोटिंग सच स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट हायर ग्रेड बाय स्किपिंग दी प्रेजेंट ग्रेड, जिस ग्रेड में वो आज हैं उसको स्किप करके उनको हायर ग्रेड में डाल देना, या फिर अगर मैं बात करूं डी ऑप्शन, एक्सीलरेटिंग दी प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, यानी कि आकलन की प्रक्रिया को तेज कर देना। ठीक है बात, तो फटाफट से समझते जाइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग आंसर दे रहे हैं बी, नहीं, बहुत गलतियां हैं, फटाफट से आंसर दीजिए। आंसर होगा सी ऑप्शन। आंसर कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। उसका रीजन क्या है? एक्सीलरेशन आपने शायद सुना होगा कि भाई जो बच्चे बहुत ज्यादा प्रतिभावान होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, वो जल्दी से सीख लेते हैं चीजों को, एक्सेप्शनल होते हैं किसी भी एक फील्ड में, मेमोरी उनकी अच्छी होती है, यानी स्मृति, उनमें क्यूरियोसिटी ज्यादा है, जल्दी से समझ लेते हैं चीजों को। मतलब कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन का प्रोसेस है, ऐसा होता नहीं था कि एक ग्रेड को स्किप करा दिया, एक ग्रेड को छुड़वा दिया, यानी कि बच्चा अगर 3rd क्लास में था तो 3rd के बाद 4th को छोड़ के डायरेक्ट 5th में उसको एक्सीलरेट कर दिया, या एक साल में जो बोलते थे कि 2 क्लासेस कर ली, तो वो एक्सीलरेशन की प्रोसेस है कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो उतना हाई है कि आप उसको स्किप करा सकते हैं, तो वो कोप अप कर लेगा। हालांकि ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है ये चीज, इससे प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार, बच्चा कोप अप करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, बट ये किन बच्चों के लिए होती है? ये गिफ्टेड बच्चों के लिए। गिफ्टेड कौन है? अगर हम टर्मन की बात करें, एटलीस्ट 140 प्लस या फिर 120 प्लस जिसका IQ है, यानी मेंटल लेवल उसका ज्यादा अच्छा है नॉर्मल बच्चों से, या एवरेज से हाई एक्टिविटीज वो कर सकता है हाई लेवल की। तो प्रमोटिंग सच स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट हायर ग्रेड बाय स्किपिंग दी प्रेजेंट ग्रेड, तो सी ऑप्शन इसका सिंपल हुआ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सिर्फ को स्कोलास्टिक या सिर्फ स्कोलास्टिक की बात नहीं हो रही, ओवरऑल आप बात करेंगे। ठीक, मतलब को स्कोलास्टिक में कैसे करा सकते हो, क्या हो जाएगा, इसमें तो खुद ही करनी होती है आपको चीजें। ठीक, तो वो तो प्रेजेंट ग्रेड में जिस कक्षा में है बच्चा, उसी से तो आप उसको एक छुड़वा करके दूसरी में पहुंचा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, यानी प्रतिभावान बच्चों के लिए कौन सी एक एक्टिविटी अच्छी होती है। गिफ्टेड स्टूडेंट से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, कभी पूछेगा कि गिफ्टेड बच्चे की कौन सी क्वालिटी नहीं है, तो लड़ना झगड़ना कभी भी गिफ्टेडनेस या हाई मेंटल एबिलिटी की क्वालिटी नहीं होती, ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी की क्वालिटी है या एक फीचर है।
ठीक, अगर हम बात करें गिफ्टेड स्टूडेंट्स की, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप उनको कैसे एंगेज रखेंगे क्लासेस में, कैसे क्वेश्चंस पर आप उनको फोकस कराएंगे। बताइए एक बार, फटाफट से बताइए। एक मिनट रुको। आंसर कीजिए फटाफट से। ABCDE तो है नहीं हमारे पास। थैंक यू राही। बताइए आंसर कीजिए। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कंफ्यूज है यानी कि आप लोग। देखिए, राइट एंड ओरिजिनल प्ले, ऑब्वियसली डी जो है वो सही है। बी देने वाले लोगों का आंसर गलत हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता टीच देयर क्लास ऑन टीचर्स डे, मतलब उनको कहोगे भैया तुम टीचर्स डे पर हमारी क्लास पढ़ा लो, ये कोई एक्टिविटी नहीं होती। ये तो हम आउट ऑफ एक रिस्पेक्ट या जो भी कह लो, वो एक एक्टिविटी जैसा करा लेते हैं। हमेशा गिफ्टेड बच्चों के लिए जिनका मेंटल लेवल हाई है, वो हॉट्स वाले क्वेश्चन नहीं होते थे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसमें ज्यादा सोचना पड़े, जो कंपैरेटिवली थोड़े से मुश्किल होते हैं, या जिनमें ओरिजिनल कुछ अपना थॉट लगाना पड़े। ओरिजिनल मतलब कि क्रिएटिविटी लगे, कुछ अपना क्रिएट करना हो, कुछ सिंथेसाइज करना हो, तो ऐसी एक्टिविटीज में हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो हाई लेवल एक्टिविटीज अच्छे से कर सकता है। तो हम उनको कहेंगे कुछ अपना लिखो, कुछ अपना ओरिजिनल करो, चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो लिखना हो। ठीक, तो इसलिए आंसर डी है, बी नहीं होगा। सिर्फ एक्सरसाइज चैप्टर के एंड में सॉल्व करना, ये नॉर्मल बच्चों के लिए भी है। और एक और चीज है कि यदि आप गिफ्टेड बच्चे को नॉर्मल तरीके से आप बहुत स्लो पढ़ाओगे तो वो बोर हो जाएगा क्लास में। तो आपको उसके लेवल के क्वेश्चंस या उसके लेवल की एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व करनी है, और जो धीरे सीखता है उसके लेवल को भी आपको इन्वॉल्व करना है, जो एवरेज है उसके लेवल को भी आपको इन्वॉल्व करना है। मतलब आपको इंक्लूसिवली लेकर के चलना है क्लासरूम को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड पोजेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। यानी हार्वर्ड गार्डनर की जो आपकी थियोरी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस, अगर मैं बात करूं यहाँ, तो कौन सी एक स्टेज एंड स्टेज या हाईएस्ट स्टेज हो सकती है किस चीज को लेकर? बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को लेकर। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस किसको कहेंगे? जो व्यक्ति शारीरिक और गत्यात्मक मोटर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा हो, उसके लिए हाईएस्ट लेवल कौन सा हो सकता है? ओरेटर यानी वक्ता, पॉलिटिकल लीडर, सर्जन या पोएट। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अर्जुन, नाम तो ले लिया आपका, आंसर नहीं किया, लेकिन आपने फटाफट से आंसर करके बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? सर्जन। सर्जन होगा इस चीज का आंसर। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब जिसकी बॉडी पर और ये जितनी भी मोटर एक्टिविटीज हैं उन पर पकड़ है। आप देखते हैं सर्जन, कबीर सिंह याद कर लीजिए, मूवीज सब देखते हैं, है ना? तो वो क्या है, उसमें सर्जन दिखाया है उसको, तो वो खैर वो खतरनाक सर्जन है। बट सर्जन क्या होगा? ऑपरेशंस करना बिल्कुल बारीक से, अगर इधर से उधर हो गया तो आपकी जान जा सकती है। दैट मीन्स बॉडीली जो मूवमेंट्स हैं उन पर इतना कंट्रोल है कि उनको बहुत अच्छे से डील किया जा सकता है। तो ये व्यक्ति बॉडीली काइनेस्थेटिक सर्जन भी हो सकता है, ये आपका स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है, जिम्नास्ट भी हो सकता है। ठीक, तो इन 4 ऑप्शंस में से सर्जन ही होगा, क्योंकि पोइट में लिंग्विस्टिक एबिलिटी पाई जाएगी लैंग्वेज की, ओरेटर में भी जो वक्ता होते हैं, जो बोलने वाले व्यक्ति हैं, वर्बल लिंग्विस्टिक पाई जाएगी, पॉलिटिकल लीडर में भी। बट सर्जन जो है उनमें बॉडीली काइनेस्थेटिक की जरूरत पड़ेगी। यही पायलट होता तो हम स्पेशल की बात कर लेते। थोड़ा सा 8 प्रकार की बुद्धि पर डिस्कशन कर लेते हैं। वर्बल, जो विजुअल स्पेशल मतलब जो आर्ट के क्षेत्र में पेंटिंग वगैरह करना है, जिनको स्पेस और विजुअल्स अच्छे समझ में आते हैं। इसके अलावा आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ इवन पायलट्स भी आ सकते हैं। पायलट्स में बॉडीली काइनेस्थेटिक भी पाई जाएगी, बट ये भी होगी। लिंग्विस्टिक वर्बल यानी लैंग्वेज पर पकड़ होगी, ये हैं आपके मास्टर जी हो सकते हैं। फिर है इंटरपर्सनल, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में ये काउंसलर हो सकते हैं, ये आपके ऐसे लोग हो सकते हैं जो सोशल होते हैं बहुत ज्यादा। इसके अलावा इंट्रापर्सनल है, जो खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं, फिलोसोफर्स हो सकते हैं, राइटर्स भी हो सकते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल पाई जाएगी, जो रीजनिंग में, मैथ्स में, साइंस में, इन सब में अच्छे होंगे। म्यूजिकल पाई जाएगी AR रहमान में, जुबिन नौटियाल में। बॉडीली काइनेस्थेटिक है अगर हम बात करें, जिनका बॉडी पे अच्छा कंट्रोल है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो सर्जन है, जो आपका बाकी के जितने भी फील्ड्स हैं जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज, जो आपके सेना में लोग हैं यानी आर्मीज में हैं, उन लोग की भी बॉडीली काइनेस्थेटिक ऑब्वियसली अच्छा होगा। नेचुरलिस्टिक है, जो गार्डनर्स हैं या फिर जो जूलॉजिस्ट हैं, या जिनको नेचर के बारे में, किसान, इवन फार्मर्स भी आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है,
देखिए, बहुत सारी न्यूज कई लोग फैलाते रहते हैं। ऑफिशियल न्यूज हम चेक कर लेंगे तब बात करेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्लासरूम्स आपके हिस्से में सिर्फ आपका कर्म है ना, ऐसे गीता शुरू कर देंगे हम यहाँ पे। अगर कोई भी फेक न्यूज या किसी भी तरह की न्यूज फैलाएगा तो काम कीजिए, है ना, यही है आपके हाथ में। बाकी ना पेपर आप डिजाइन कर रहे हैं, ना आप पेपर एडमिट कार्ड आप बना रहे हैं, वो सीबीएसई का काम है, वो उसको करने दीजिए। क्लासरूम्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट 2009, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, एक क्वेश्चन हर बार आता ही है, पक्का है बिल्कुल। आरटीई एक्ट 2009 की अगर हम बात करें तो क्या फर्क पड़ेगा आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार, कौन सी बात सही होगी? जो क्लासरूम्स हैं, जो कक्षाएं हैं आपकी, वो ज्यादा एज वाइज होमोजीनियस बन जाएंगी। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, जहां कॉमन हो कुछ। हेट्रोजीनियस होता है जहां कॉमन ना हो, विषम हो एक तरीके से। ठीक है, हिमाश्री डेका, थैंक यू। बताइए एक बार फटाफट से आंसर करके। ये एज वाइज ज्यादा होमोजेनियस बनेंगी, एज वाइज मोर हेट्रोजीनियस, यानी डिफरेंशिएशन होगा एज में, या फिर अनअफेक्टेड एज आरटी डज नॉट अफेक्ट द एवरेज एज, या फिर जेंडर बायस बनेंगी। जेंडर बायस की तो दूर दूर तक भी कोई भी एक्ट नहीं कर सकता देश भर में। ठीक है बात। छाया नाम तो ले लिया आपका, आंसर कीजिए एक बार और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज सीटेट की वेबसाइट प्रॉब्लम तो कर रही है, वैसे दिन में भी मैंने इसको ओपन करने की कोशिश की थी। कुछ ना कुछ तो ये लोग अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि 15 तारीख हो चुकी है तो इनको कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा। खैर देखते हैं, कल तक पता लगेगा। अगर मैं बात करूं तो ए इसका सही आंसर होगा, एज वाइज मोर होमोजीनियस। आरटी बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि कक्षा 8 तक आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दीजिए, यानी इस एज ग्रुप में जो भी बच्चा है उसको एज एप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन दिया जाए। यानी कि 6 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिले, 14 साल का कोई बच्चा है तो 8th में मिले, और पीछे का जो है उसका सिलेबस वो कवर कराया जाए टीचर्स के स्पेशल एफर्ट्स के द्वारा। तो एज के अकॉर्डिंग क्लास में एडमिशन मिले, ऐसी बात करेगा आरटी। तो इसलिए ये एज वाइज होमोजीनियस होगा, अर्चना झा। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। The news of a woman selling her child to obtain food may be understood best on the basis of, मतलब कि जो न्यूज है, क्या न्यूज है कि एक विमेन है, एक महिला है जो अपने बच्चे को बेच रही है ताकि खाना मिल सके। ये कौन सी थियरी से प्रभावित है? साइको एनालिटिकल थियरी से, थियरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स, साइको सोशल थियरी, या थियरी ऑफ रीइंफोर्स्ड कॉन्टिंजेंसीज? आंसर कीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स आएंगे जो आपको डायरेक्टली सिलेबस में नहीं मिलेंगे, बट 1-2 क्वेश्चन वहां से भी आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के थ्रू ही हम डील कर सकते हैं इनको। ठीक है, क्या करोगे नीलेश? नाम तो मैं ले लूंगी बट क्वेश्चन पे फोकस करो। एग्जैक्टली आंसर क्या है आपका? 100% बी। जिन्होंने भी आंसर दिया है सही है ना, और 100 भी लिखा है उनका भी सही है। ठीक, यानी कि थियरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स, यानी आवश्यकताओं का अनुक्रम, अब्राहम मैस्लो ने दिया, और इसमें उन्होंने 5 लेवल बताए कि जैसे जैसे आपकी आवश्यकताएं पूरी होती जाती हैं, आपकी जो मोटिवेशन है वो डाउन होती जाएगी, और एक लेवल है, मतलब उस लेवल से आप ऊपर उठते जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। अभी ये जो महिला है, इनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक आवश्यकताएं, जो पहला लेवल है, जो पहला चरण है कि हमें एटलीस्ट सर्वाइवल तो हो जाए, हमारा भूखे तो ना मरे हम, जो वो रोटी कपड़ा मकान वाली नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब फिर तो लव एंड बिलोंगिंगनेस की जो नीड है, मेरा बच्चा और मेरा पति और मेरा परिवार, वो तो बाद में आएंगे ना, पहले अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो वाली सिचुएशन है। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, सिंपल कह सकते हैं इस बात पे। और इसका एक्सेप्शन भी होता है, बट उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, जनरल लोगों की बात हो रही है, जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं वैसों की। ऐसा नहीं हो रहा कि अगर वो भूखे भी मर जाए और बच्चे को जीने दे तो फिर तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंच जाएंगे ना। ठीक, तो ये एक छोटी सी बात है। सही है राणा जी। देखिए इसमें लेवल्स देख लेते हैं। ये अब्राहम मैस्लो की हायरार्की है, आवश्यकताओं का अनुक्रम है, आवश्यकताओं के अनुसार आप नेक्स्ट लेवल पे जाते रहते हैं, एक पिछले लेवल को छोड़ते रहते हैं, अगले लेवल के लिए मोटिवेट होते रहते हैं। फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक आवश्यकताएं, इसमें आपका फूड, शेल्टर, ये सारी चीजें आ जाएंगी जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जिनके बिना आप जी नहीं सकते। दूसरा है सेफ्टी नीड्स, भाई अब आपको बैंक में थोड़ा सा बैलेंस भी चाहिए, या एक घर भी चाहिए, ऐसा ना हो आज फुटपाथ पे सो गए कल वहां से भी जगह ना मिले। दूसरा है लव एंड बिलोंगिंग, मतलब अब आपके बैंक में 4 पैसे भी हैं, आपको खाना तो पहले ही मिल गया था, और अब आपको चाहिए कि भाई कोई
मतलब एक फैमिली आप क्रिएट करें या फिर आपको पूरे रिश्तेदार यार सब याद आने लगते हैं, जैसी नौकरी लगी है, ऐसे फोन मिला के हाँ मामा जी देखो मैं आती हूँ या आता हूँ, है ना, ऐसे नौकरी मिल गई है तो आपको सारा प्यार मोहब्बत और पूरे रिश्ते याद आने लगते हैं। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस कहाँ है, थर्ड लेवल पे है, ठीक। और इसके बाद है सेल्फ एस्टीम, मतलब आपको ऐसे इज्जत फील हो रही है समाज में थोड़ी सी, तो वो है सेल्फ एस्टीम। और फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये हाईएस्ट है, हर कोई यहाँ तक पहुंचता नहीं है, 1-2% लोग पहुंचते हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये सारी जो है जैसे जैसे ये चीजें फुलफिल होती जाती हैं वैसे वैसे मोटिवेशन डाउन होती जाती है, लेकिन ये जो हाईएस्ट लेवल है यहाँ मोटिवेशन और ज्यादा इंक्रीज होती है जैसे ही जो आपकी नीड्स हैं वो फुलफिल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी समझेंगे ये क्या है, ये बात करेगा कि आपका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, आप उसको अचीव कर पाए, मतलब आत्मसिद्धि कह सकते हैं इसको, है ना। जैसे अभी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं जीवन में, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है कब से और सब चीजें ठीक है ना, मैं पैशन भी फॉलो कर रही हूँ, सब कुछ है। बट मुझे लगता है कि ऐसे राइटर बना जा सकता है एक टाइम के बाद, मतलब मुझे लगता है मेरे अंदर है कुछ कुछ, तो देखेंगे आगे कभी, है ना। तो वो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। वो इसलिए नहीं है कि खाना मिल गया या नाम मिल गया या फिर लोग तो जानते ही हैं अभी भी, है ना, या लव एंड बिलोंगिंगनेस, इन सब की बात हो रही है। तो वो हाईएस्ट लेवल है कि आप हाईएस्ट पोटेंशियल क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इन सबको डेफिशिएंसी नीड्स कहा जाता है, इनको हायर लेवल नीड्स कहा जाएगा। तो एक सिंपल सी बात हुई, एग्जैक्टली बहुत बढ़िया नीति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो राइटर बनना हो चाहे वो सोशल वर्क हो, ये सब यहीं पहुंचते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है हाँ निर्वाणा वाली स्टेज है वो। खैर नेक्स्ट पर चलते हैं। असेसमेंट डैश लर्निंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय assessment dash learning influences learning by reinforcing the dash between assessment and instruction। बताइए एक बार कौन सा असेसमेंट है जो इन्फ्लुएंस करेगा लर्निंग को, रीइंफोर्स करके असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन के बीच में रीइंफोर्समेंट का काम करेगा एक तरीके से। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग कनेक्ट्स बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, ये आप पढ़िए और खुद जवाब दीजिए, थोड़ा सा ध्यान से आंसर कीजिएगा। नहीं मेरा बर्थडे आज नहीं है, अभी बहुत समय है, सितंबर में है मेरा बर्थडे, और अच्छी बात है कि नहीं है, जैसा माहौल है आजकल उसमें बर्थडे को क्या ही सेलिब्रेट करेगा कोई। सही है, खैर एग्जैक्टली आंसर क्या है इसका, आंसर होगा बी ऑप्शन, असेसमेंट फॉर लर्निंग बाय रीइंफोर्सिंग दी, बी नहीं होगा ए होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग influences learning by reinforcing the connections between assessment and instruction। देखो फॉर लर्निंग में क्या होता है, ये ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, ऑनगोइंग है ये, और एफए का पार्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का, रचनात्मक आकलन का, जिसमें टीचर को और बच्चों को फीडबैक भी मिलता है, साथ में आगे कैसे लर्निंग को बेहतर किया जा सकता है, जो गैप्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव करें, बच्चों को कितना आता है ये जान पाते हैं आप, मतलब लर्निंग चल रही है और आप उसके लिए ही असेस कर रहे हैं बच्चे को कि आगे और कैसे बेहतर किया जाए। ऑफ लर्निंग क्या है, ये एसे का पार्ट है, सबमेटिव असेसमेंट का, ये जजमेंट का काम करेगा, ये फीडबैक का काम करेगा, ठीक है बात। ऑफ लर्निंग एसे का पार्ट है जिसमें ये देखा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव्स कितनी हद तक अचीव हुए, तो ये एंड में होगा, किसी भी यूनिट के एंड में होगा ऑफ। और एक होता है एज लर्निंग, एज लर्निंग है जब बच्चा स्वयं को सेल्फ असेस करे या उसके पीयर ग्रुप जो उसके सहपाठी हैं वो असेस करें एक दूसरे को, ठीक है। आफ्टर इंस्ट्रक्शन ऑफ होगा, बिफोर इंस्ट्रक्शन या ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन फॉर होगा, ठीक है बात। तो ये सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार थोड़ा ध्यान से। इन साइंस प्रैक्टिकल, लीजिए मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। इन साइंस प्रैक्टिकल boys generally take control of apparatus and ask girls to record data or wash utensils। मतलब कि अगर हम बात करें साइंस के प्रैक्टिकल में, बॉयज क्या है, यानी जो लड़के हैं वो सामान्य तौर पर कंट्रोल ले लेते हैं, अपार्टस होते हैं ना, अपरेटस जो पूरा जिसके थ्रू वो सारे एक्सपेरिमेंट्स रन हो रहे हैं वहां, तो उनका जो कंट्रोल है, जो भी मेन वहां इंस्ट्रूमेंट्स है, उनका कंट्रोल ले लिया लड़कों ने अपने हाथ में, और लड़कियों को कहा कि तुम बस डेटा रिकॉर्ड करो कि इसमें इतना हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, और जो यूटेंसिल्स हैं, जो वहां बर्तन है या जो भी बीकर्स वगैरह हैं, उनको साफ करो, ठीक, धुलो उनको। ये जो टेंडेंसी है ये क्या दर्शाती है,
पहला ऑप्शन है गर्ल्स बीइंग डेलिकेट प्रेफर सच लेस एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क, लड़कियां नाजुक होती हैं और उनको ऐसे काम दिए जाने चाहिए। या फिर गर्ल्स आर एक्सीलेंट ऑब्जर्वर्स एंड रिकॉर्ड डेटा, यानी कि जो लड़कियां हैं वो अच्छी ऑब्जर्वर हैं और वो डेटा को रिकॉर्ड कर सकती हैं, तो लड़कों को क्या समस्या आई ये करने में। फिर है स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनाइन रोल्स टेक्स प्लेस इन स्कूल्स आल्सो, यानी पुरुष और स्त्री की जो भूमिकाएं हैं उनकी रूढ़िबद्धता स्कूलों में भी पाई जाती है। या फिर डी ऑप्शन बॉयज कैन हैंडल इक्विपमेंट्स मोर एफिशिएंटली एज दे आर नेचुरली एंडोड फॉर डूइंग सच थिंग्स, भाई जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं लड़के। बताइए एक बार। अब तो यहाँ जो भेदभाव भी करते हैं ना उनको भी एक नंबर चाहिए, तो उनको भी सही बात का समर्थन करना ही पड़ेगा। आंसर कीजिए फटाफट से। अतेंद्र जी रिफ्रेश कीजिए वीडियो, तो यहाँ से तो ठीक चल रही है वीडियो। हाँ, ऐसे लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, आज एनर्जी डाउन है। फटाफट से बताइए एक बार। आंसर होगा सी, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनाइन रोल्स, जो स्त्री और पुरुष की भूमिकाएं हैं उनकी रूढ़िबद्धता, यानी कि उनको आपने ट्रेडिशनल रोल्स में डाल दिया कि लड़कियां तो बर्तन धोने में अच्छा काम करेंगी, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको तो लड़के संभालेंगे। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर बायसनेस है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्पेशली दिखाया गया है कि जनरली